गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 2 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका तारीख 26 जून तय हो चुका है और सभी बच्चे बहुत ही एग्रेसिव हो गए हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर के। और सभी आप लोग जो हैं एकदम से ताबड़तोड़ एकदम तैयारी पे लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस तैयारी को भरपूर करेंगे, क्योंकि पिछला सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है काफ़ी ख़राब हुआ है और इस बार आप लोग ज़रा भी अपने रिज़ल्ट को लेकर के कोई भी तरह की कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, उसे अच्छा करने पर पूरी तरह से टूटे हुए हैं। मैं इसी में आप लोगों की थोड़ी सी मदद करने आया हूं। आप लोगों को जो पता ही है कि सेमेस्टर 2 का जो पेपर है CC4 कॉमन पेपर, जो कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, उसका जो एग्ज़ाम है MCQ पेपर पे होगा। अब यानी कि OMR शीट पे आपको उसका एग्ज़ाम देना है, यानी वो MCQ टाइप का पेपर है। आप लोगों को बस टिक लगाने हैं 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को, और आप लोगों का जो है जो भी आंसर सही होगा वो आप लोग सोच कर टिक लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों का जो है समय डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा एक्सप्लेन करने में, इधर से उधर करने में नहीं लूँगा। मैं आप लोगों को तरीका सिंपल सा बताऊँगा जिससे कि आप लोग का पढ़ाई जो है आसान भी हो जाए और आप लोग जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर कर सके। तो मैं, क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी है, तो देखिए बच्चों, मैंने पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कैसे तैयार किया गया है और उसको किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं फटाफट उसको बताऊँगा, आप लोग उसको देखें और समझें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक है, MCQ क्वेश्चंस मैंने तैयार किया है। इफ़ P एंड Q आर स्टेटमेंट्स देन डिटरमाइन ऑफ इक्विवेलेंस स्टेटमेंट इज। ये क्वेश्चन है आपका, इसके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे दिए हुए कि P इम्प्लाइज Q, सेकेंड है P और Q, और थर्ड में है P एंड Q, और फोर्थ में है नन ऑफ दिस। अब ये चारों में से कौन सा एक सही होगा ऑप्शन जो कि इस स्टेटमेंट को, P और Q को इक्विवेलेंस स्टेटमेंट के रूप में देखेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्विवेलेंस वर्ड यूज हुआ है वो और एंड में नहीं होता है इस्तेमाल इसका। नन ऑफ दीज में तो खैर जाना ही नहीं है। आपका आंसर है A, P इम्प्लाइज Q। इफ़ P देन Q। इक्विवेलेंस का मतलब समतुल्यता होती है, आपको तो समझ में ही आ रहा कि P इम्प्लाइज Q कहने का मतलब P इफ़ P देन Q। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिखा हुआ है, जो जिसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं, ये आपका इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सही आंसर है। और एंड, इसको हम और पढ़ते हैं, इसे हम एंड पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बताता है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट बताता है, दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। तो ये कनेक्टर हैं, ये दोनों कनेक्टर्स हैं जो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें दोनों स्टेटमेंट जो होते हैं वो इंडिविजुअल जो हैं, आप अलग अलग हो सकते हैं, दोनों की ट्रूथनेस अलग अलग हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आप P और Q एक दूसरे के साथ जो हैं रिलेटेड होंगे। इफ़ यू लेबर हार्ड देन यू मस्ट पास, जैसा आपको ये सेंटेंस सुनने को मिला, वो इस कंडीशन का होता है, इम्प्लीकेशन का। इफ़ यू लेबर हार्ड देन यू मस्ट पास, ऐसा अगर सेंटेंस कहा जाए तो यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर सेकंड सेंटेंस डिपेंड करता है। तो ये जो इम्प्लीकेशन का साइन है वो इक्विवेलेंस को दर्शाता है। तो मैं आप लोगों को बस एक ट्रिकी चीज़ बता रहा हूँ। अब ये जो P और Q ये कंपाउंड स्टेटमेंट को दर्शाएगा, P एंड Q ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट को दर्शाएगा, और नन ऑफ दिस जो है इस क्वेश्चन का लिए वो आंसर आपका नहीं होगा। ये आंसर आपका होगा P इम्प्लाइज Q, और ये दोनों कंपाउंड जो है वो भी नहीं होंगे। तो पहला का आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग ए सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस। तो स्टेटमेंट उसे कहा जाता है जिसके लिए आंसर यस या नो होना चाहिए, और सेंटेंस तो कॉमन हर जो वाक्य हम लोग कहेंगे वो सेंटेंस कहलाएगा। तो चलते हैं ये चारों में चेक करते हैं कि कौन स्टेटमेंट है और कौन सेंटेंस है। तो एग्जामिन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस हो सकता है, स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो द सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि जो भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका चारों एंगल का सम 360 होता ही है। आपने क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना होगा, चारों एंगल का सम 360 होता ही है। तो आप यहाँ कहेंगे कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, जो कि एक स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में है। सेकेंड में आपके पास यहाँ पर है देयर आर ओनली 3 साइड्स इन ए ट्राइंगल।
ये भी स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। आपका आंसर यस या नो यहाँ दिया जा सकता है। देयर आर ओनली 3 साइड्स इन ए ट्रायंगल, तो आप कहेंगे ना यस या नो, तो यस का मतलब हुआ ये भी स्टेटमेंट है। यू हैव लॉन्ग लाइफ, आपके पास लंबी आयु है, लंबा जीवन है, तो इसमें क्या यस या नो हो सकता है? बहुत लोग तो शॉर्ट में ही मर जाते हैं, कोई पैदल लेते भी मर सकता है, कोई बीच उम्र में मर जाता है, कोई वृद्ध अवस्था में मरता है। तो इसके बारे में हम कहें कि यू हैव ए लॉन्ग लाइफ सबके लिए सही होगा, तो ये बात तो यस या नो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस है। ये क्या है? सिर्फ सेंटेंस है, इसमें आप यस या नो नहीं बता सकते। द सम ऑफ 3 and 3 इज 6, ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि 3 और 3 का जोड़ 6 ही होता है, 7 तो होता नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर यस होगा ही। सिंपल बात, दैट मीन्स कि भी एक स्टेटमेंट हो गया। अब समझ में आ रहा? कथन और वाक्य दो अलग अलग चीज़ें हैं। कथन का मतलब होता है कि जिसका आप आंसर हाँ या ना में कर सकते हैं, और वाक्य तो सिंपली हर सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं वो भी एक वाक्य है। तो हर वाक्य का जो होता है उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। तो जिन वाक्यों का उत्तर हाँ ना में दिया जा सकता उसे हम लोग स्टेटमेंट या कथन कहते हैं, और जिसे हम लोग हाँ ना में ना उत्तर दे पाए उसे हम सामान्य सा वाक्य कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने सॉल्व करके बताया। अब मैं आप लोगों को अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी क्वेश्चन है उसको मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि एग्जामिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पार्ट ऑफ ए नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप इसमें पहचानिए कि कौन सा 4 ऑप्शन में से जो है वो करेक्ट पार्ट है नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। तो आप लोगों के सामने ये चारों ऑप्शन है। 3 + 5 ग्रेटर देन 9, ये ग्रेटर देन 9 होगा क्या? नहीं। ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, प्रत्येक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, ये तो सत्य बात है, यस। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, पर हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास ट्रायंगल है, तीनों साइड्स अगर इसके बराबर हैं तो 2 साइड तो अब इसके बराबर हैं ही, तो 2 साइड बराबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। और 3 साइड बराबर होता है उसको कहते हैं इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो 2 साइड तो उसके बराबर हो ही सकते हैं, तो इसलिए हम हर इक्विलैटरल ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं। लेकिन जिस ट्रायंगल के सिर्फ 2 ही साइड्स इक्वल हों तो क्या उसे इक्विलैटरल कहा जा सकता? कभी नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका जो है यस स्टेटमेंट है। नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 + 5 8 होता है जो ग्रेटर देन 9 बता रहा है। इसका मतलब है कि यही स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी ये नो का आंसर बताएगा, बाकी सब क्या आंसर दे रहा है? यस। और ये तो खैर आपका ऑप्शन में आएगा ही नहीं। तो ये तीनों में ए का, ये जो हमारा आंसर है ए, वो सही होगा। एक बार आप फिर से देख लें, समझ लें। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आंसर की जो है आपको समझ नहीं आया है, आप उसको समझ पाएंगे तो ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं चौथा नंबर का। तो चौथा नंबर में देखिए द अपोजिट स्टेटमेंट, अपोजिट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपके पास दिया हुआ P इम्प्लाइज Q और इसका करना है क्या? अपोजिट। बस पहले Q को कर देना है फिर P को कर देना है। यानी अपोजिट जब भी पूछा जाए तो आपको इधर से इसको यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आपका सीधा ध्यान चला जाएगा कहाँ? 2B पर, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ये सब तो खैर ऑप्शन से आउट हो गए। यहाँ पर आपका नॉट Q डबल इम्प्लीकेशन का साइन है सर, और आपके पास जो है ये सब जो है आपका आगे के लिए ध्यान रखिएगा कि इन सब का अपना मीनिंग है। लेकिन फिलहाल अपोजिट स्टेटमेंट बोला जाए जब भी, तो जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ P इम्प्लाइज Q, बस उसको आप Q इम्प्लाइज P कर दे, वो अपोजिट बन जाता है। इफ़ P देन Q, इसका अपोजिट करना है तो इफ़ Q देन P। बस सिंपल इसको याद रखना है कि अगर इफ़ P देन Q है
तो आपको करना क्या है, इफ क्यू देन पी, बस ये इसका हो गया अपोजिट, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट। कन्वर्स स्टेटमेंट निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, पी क्यू दिया हुआ है तो क्यू को पहले ले लेना है और देन के बाद पी को कर देना है, बस हो गया आपका सेंटेंस अब आ रहा कन्वर्स में। फिर है एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है। अब तक तो मुझे पूरा उम्मीद हो चुका है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं अभी भी समझ में आया है तो फिर एक बार फिर से समझ लीजिए। ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, आंसर क्या होगा, यस या नो, तो यस। ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, आप कहेंगे यस, यानी स्टेटमेंट तो मुझे मिल गया पहले ही ऑप्शन में। बाकी सब जो है सेंटेंसेस हैं। देखिए डोर क्लोज्ड, ये एक इम्परेटिव या ऑर्डर हो सकता है। गॉड ब्लेस यू, आप देखिए यहाँ पर किसी को एक्सक्लामेशन की बात कर रहे हैं कि चलिए भाई भगवान आपको होता है ना खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। अभी आप लोग जैसे परीक्षा देने जाते हैं तो किसी का आशीर्वाद लेंगे तो क्या बोलेंगे, खुश रहो, पास हो जाओ, आशीर्वाद है। तो बस उस तरह के सेंटेंसेस हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उनके कहने से आप पास हो जाइएगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आशीर्वाद लोग देते हैं कि हाँ भाई खुश रहो, जा रहे हो परीक्षा देने, पास हो जाना, ये सब कोई कहता है। तो वो एक आप कह सकते हो उसको विस्मयादि बोधक, आश्चर्यचकित, या फिर आप किसी को प्रणाम पाती करते तो सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं वो आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो मैं उतना चर्चा सेंटेंसेस पे नहीं करूँगा, सिंपल आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या यस नो का आंसर दिया जाएगा, नहीं। डोर, क्लोज द डोर, डोर क्लोज्ड। गॉड ब्लेस यू, क्या इसमें यस नो आंसर आएगा, नहीं। ओह आई पास्ड, देखिए कितनी बड़ी बात है, ओह आई पास्ड, तो आप पास हो गए, इस पर भी आपको ओह आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आप पास हो गए। तो ये सब जो तीन बातें आपके सामने दी गई, ये तीनों के तीनों जो है सेंटेंस में आएंगे। स्टेटमेंट में बस एक ही लाइन है, ए नंबर, ए जो है आपका आपका स्टेटमेंट है। देखिए ये जो छोटे छोटे चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ आप जानना चाहते हैं पूरी तरह से, तो फिर आप लोगों को इन सब के बारे में डिटेल से बताने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं आप। अभी आपका एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को छोटे छोटे चीज़ों से देखकर समझ लें और उसका आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम में उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए, कन्वर्स सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए, कौन नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है इसमें से वो पहचान होनी चाहिए। मैं देखिए आप लोग को हर तरह का टॉपिक से एक एक ऑब्जेक्टिव्स बता दिया हूँ। आप लोगों को अब क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से ये भी पूछा जाएगा कि इसमें कनेक्टर्स क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड कनेक्टर के रूप में यूज किए जा रहे हैं, कौन से क्वांटिफायर्स हैं वो पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को कनेक्टर्स और क्वांटिफायर्स को लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से बड़े बड़े हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हाँ सेंटेंसेस बड़े होंगे मगर उसके ऑप्शंस छोटे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ इसी तरह के लॉजिकल टाइप का जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको कि आप लोगों को थोड़ा सोचने समझने में समय लगे। तो मैं कहता हूं कि इन सब को आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें, यही सब क्वेश्चनों पर ध्यान दें जो मैं बता रहा हूं, और आप लोग को बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस तरह से देख लिया आप लोगों ने जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोग घबराएंगे नहीं। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपके साथ, कि मैं इसी टॉपिक में कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और फिर आपके कनेक्टर्स क्या हैं, उन सब के बारे में, ताकि आप लोगों को दोबारा और कहीं वीडियो जाने की जरूरत, खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसके बारे में आप लोगों को, जो इसमें क्या होगा। देखिए कनेक्टर्स हमारे पास जो हैं दो हैं, सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले वर्ड दो हैं, जिन्हें हम एंड और के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव्स कह सकते हैं उनको, कनेक्टिव्स में और कनेक्टिव्स हैं और एंड कनेक्टिव्स हैं। अब ये जैसे दो स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए यानी एक साथ जोड़ने के काम आते हैं, जैसे राम इज ए डॉक्टर एंड सीता इज ए टीचर। तो आप देखिए दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ दिया गया, कौन से कनेक्टर के द्वारा, एंड के द्वारा। ये कनेक्टर के रूप में है एंड। अब क्या होता है कि इसी तरह और की बात करें, आई शैल गो टू पटना और सी विल
मैं जा सकता हूँ पटना, या फिर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखिए दो दो सेंटेंस एक साथ लिखे गए हैं, आई गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, और सी विल। तो यहाँ दो दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब इसमें बीच में जो कनेक्टर है वह है और। अब एक बात और बता देता हूँ, वैलिडिटी ऑफ ए सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको एक कनेक्टर एंड है और एक कनेक्टर और है। तो कनेक्टर्स, कनेक्टिव्स या कनेक्टर की बात करेंगे तो आप इसको पहचान ही सकते हैं। अब बात मैंने कहा था वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट, वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसकी वैलिडिटी क्या है। तो जैसे ये एक स्टेटमेंट हो गया सर, ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट है। अब इसकी वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है कि पूरा सेंटेंस जो दिया हुआ, स्टेटमेंट जो दिया हुआ वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। अब जैसे कि आपके सामने देखिए, राम इज़ ए डॉक्टर एंड सीता इज़ ए टीचर, तो हम इसे दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक पी स्टेटमेंट के रूप में राम इज़ ए डॉक्टर, और क्यू के रूप में हम ले लेते हैं सीता इज़ ए टीचर। अब देखिए पी अगर हमारा यस है यानी कि ट्रू, और सीता भी अगर टीचर है ट्रू, तो ये जो एंड कहता है कि दोनों स्टेटमेंट अगर हमारे ट्रू ट्रू हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन से जो बना है वो भी ट्रू होगा। यानी कि अगर दोनों कथन ट्रू हैं तो आपका जो है कंपाउंड जो सेंटेंस बना हुआ है, यानी यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस है जो है वो भी आपका ट्रू होगा। इसको कहते हैं वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट, कि वैलिडिटी क्या है इस स्टेटमेंट की। अब सपोज करिए कि राम डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब राम इज ए डॉक्टर मैं कहता हूँ तो फॉल्स हो गया अगर। और सीता इज ए टीचर, अब मैं कहता हूँ कि सीता टीचर है, तो इसका ये मतलब हो गया कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है, एक स्टेटमेंट ट्रू है। यानी सीता टीचर है लेकिन राम डॉक्टर नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि राम डॉक्टर है, तो इसमें एक स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स और एक स्टेटमेंट ट्रू। तो इसका जो कॉम्बिनेशन से ये जो सेंटेंस बना हुआ है वो आपका जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ये पूरा स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे फॉल्स। तो याद क्या रखना है कि एंड जो है कनेक्टर, अगर उससे सेंटेंस कंबाइन किए गए हैं तो उसमें से एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा। एक भी स्टेटमेंट, जैसे दो स्टेटमेंट है यहाँ, एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो यानी कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। तो ये होती है वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट। अब रह गया कि दोनों का दोनों अगर ट्रू है तभी इस स्टेटमेंट के ट्रू होने के चांसेस। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ जिसको देख करके आप समझ लीजिए। एंड कनेक्टर अगर हमारे पास हो स्टेटमेंट के बीच में, एंड कनेक्टर अगर हमारे पास मौजूद है यानी कि स्टेटमेंट जो है कनेक्टेड है एंड से, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू की बात करें तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा हमारा पूरा स्टेटमेंट, अगर एक भी फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों का दोनों फॉल्स हो तो फिर कहना ही नहीं है, पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। तो ये टेबल ट्रूथ टेबल के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारा एंड कनेक्टर है उस पर जो हमारा जो वैलिडिटी है स्टेटमेंट की है कैसे होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों का दोनों अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू है तभी ये एंड वाला जो है ट्रू स्टेटमेंट होगा, ये जो पूरा का पूरा। अब बात करते हैं और वाले स्टेटमेंट में। और वाले स्टेटमेंट के लिए मैं आप लोगों का एक एग्जांपल लेता हूं और आपको बताता हूं उस पर वैलिडिटी कैसे चेक करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिया हुआ है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया और अमेरिका। यानी कि यहाँ पर आपको दो बातें आ गई, इंडिया का कैपिटल दिल्ली हो सकता है या फिर अमेरिका का है। तो आप इसको दो स्टेटमेंट में बांट ले, पी में कि दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, और क्यू स्टेटमेंट में अगर इससे लिखेंगे तो हमें लिखना होगा कि दिल्ली
इज ए कैपिटल ऑफ अमेरिका। अब आपको देखिए दो स्टेटमेंट हो गया, इसमें कनेक्टर क्या थे हमारा और कनेक्टर है। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट को जब कंबाइन किया हुआ इस रूप से तो इसकी वैलिडिटी क्या है, ट्रूथनेस यानी कि ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या है, ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो देखो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली कैपिटल इंडिया का ये अगर ट्रू है तो दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ अमेरिका ऑब्वियसली फॉल्स है, ये सब सर्वदा गलत हो जाएगा कि फॉल्स ही होगा ये। तो अब दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो और कनेक्टर जो कहता है कि अगर एक भी, इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस तरह से दर्शाते हैं भी के रूप में, तो ये जो है कि पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट एक साथ आए हुए हैं और इसमें एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होगा तो पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू, अगर एक भी रॉन्ग हुआ तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट के रॉन्ग होने के कोई चांसेस नहीं है। दोनों का दोनों अगर फॉल्स है तभी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, यानी इसकी वैलिडिटी फॉल्स होगी। लेकिन इसकी वैलिडिटी हमेशा ट्रू होगी कब, जब दोनों में से कोई भी एक हमारा ट्रू हो या फिर दोनों का दोनों ट्रू हो। ये थे कनेक्टर्स और हमारा एंड। इसका भी ट्रूथ टेबल बनाया जा सकता है, अगर आप एक बार में समझना चाहें तो मैं ट्रूथ टेबल बना देता हूँ। पी क्यू, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, देखिए अगर दोनों का दोनों ट्रू तो ट्रू, अगर एक ट्रू एक फॉल्स तो भी ट्रू, अगर ये फॉल्स ये ट्रू तो भी ट्रू। और अगर दोनों का दोनों फॉल्स तो पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स माना जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रूथ टेबल भी मैंने बना दिया आपको, कि ट्रूथ टेबल देखकर भी आप और का जो है और कनेक्टर के बारे में जान सकते हैं कि इस सेंटेंस की वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे। तो सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, इसमें कनेक्टर क्या वो पहचानना है, इसकी वैलिडिटी करनी है तो दो पार्ट में बांट दीजिए, पी और क्यू स्टेटमेंट में। अब दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग ट्रूथ वैल्यू जान लीजिए, अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी इसकी वैलिडिटी सत्य हो जाएगी। और अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फिर वो भी ट्रू ही माना जाएगा। अगर आप किसी के एक को भी अगर फॉल्स समझते हैं और एक ट्रू है तो इसका पूरा वैलिडिटी स्टेटमेंट का ट्रू ही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं अब आप लोगों के लिए जो है क्वांटिफायर्स के बारे में बता देता हूँ। क्वांटिफायर्स क्या होता है। क्वांटिफायर्स में आप वर्ड देखेंगे देयर एग्जिस्ट, जब ये वर्ड देखें ये सब क्वांटिफायर्स है। फॉर ऑल, फॉर एवरी, ये सभी वर्ड जो हैं फ्रेजेस हैं और इन सब को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। जैसे इसमें आप मान लीजिए इससे सेंटेंस बना होगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर एक्स सच दैट x + 4 = 9। तो इस तरह का हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। तो ये जो वर्ड आया, फ्रेज आया देयर एग्जिस्ट, ये ही हमारा क्वांटिफायर्स कहलाता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है कि कौन सा क्वांटिफायर्स हैं। तो आपको कौन कौन से वर्ड्स याद रखने हैं, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, फॉर एवरी, बस इसको याद रखिए, आपका क्वांटिफायर्स बन जाएगा। आपको स्टेटमेंट में पहचानना होगा कि कौन सा क्वांटिफायर्स है, तो बस ये तीन फ्रेजेस को याद रखिए, जो देखेंगे उसी आपको टिक लगा देना कि ये फ्रेजेस जो है हमारा क्वांटिफायर्स है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे पी स्टेटमेंट है, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, इसका मतलब होता है दैट इज पी इम्प्लाइज क्यू। अब कन्वर्स करना है आपको, तो इफ कन्वर्स, इसी स्टेटमेंट का कन्वर्स, इफ क्यू देन पी, इसका मतलब हो गया कि आप क्यू इम्प्लाइज पी कर दो, ये कन्वर्स बन जाएगा स्टेटमेंट का। तो कन्वर्स क्या है ये समझ गया। आगे आपको बस सेंटेंस को आगे पीछे लिख देना है इम्प्लीकेशन के साइन के साथ, ये कन्वर्स हो गया। कॉन्ट्रा अपोजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अगर P इम्प्लाइज Q दिया हो, इफ P देन Q,
तो आपको क्या करना है, नोट Q देन नोट P। सर इसको डेनियल पढ़ा जाता है, ये डेनियल का साइन है जिसको नेगेशन कहते हैं सही स्टेटमेंट का। आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर इसका बनाना है तो इसमें नेगेटिव Q देन नेगेटिव P कर देना है, तो ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है। अब मैं एक सेंटेंस आपको लिख देता हूँ, उसको देखकर आप समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको और बढ़िया लगेगा समझने में। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है आपके पास, और इसका हमें करना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान दीजिएगा। तो इसे दो पार्ट में हमें बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, पी स्टेटमेंट बनाना होगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और एक स्टेटमेंट क्यू के रूप में बना लेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर बनाना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो करना क्या है, नोट Q देन नोट P। ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यानी करना क्या है, इसमें नोट लगा देना है, ए नंबर इज नॉट, ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ए नंबर इज, इफ आप लगा सकते हो आगे, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज नॉट, इसमें फिर नोट लगा देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 4। यानी आपको जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसमें जो है देन के बाद वाले स्टेटमेंट को पहले लेना है नोट लगाकर, और फिर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में भी देन के बाद उसको लिख देना है नोट लगाकर। नोट लगाकर दोनों स्टेटमेंट में लिख देना। अगर नोट नहीं है तो इट इज़ फॉल्स दैट बोल देना है फर्स्ट में ही। तो आप लोगों को कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, कन्वर्स कैसे बनाया जाता है, बाकी टोटल टॉपिक्स मैंने लॉजिक से इस वीडियो में बना दिए हैं। आप लोग देखिए और मज़े लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मैं कल आप लोगों को मैथमेटिकल इंडक्शन पे वीडियो बना कर लाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों का इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाता हूँ। थैंक यू, शुभ रात्रि, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।